करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सैटरडे और संडे के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। संडे और सैटरडे जो होते हैं दो दिनों में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो छुट्टी होती है उसकी वजह से ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ पाती हमारे पास में, स्पेशली मेंस पर्पस से। इसलिए कुछ एडिटोरियल और एक दो करंट इवेंट है या पुराने एडिटोरियल हैं जो इंग्लिश वर्जन थे उसको हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट करके प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे, ताकि हमारा जो चीज़ें छूटी हुई है एडिटोरियल की वो यहाँ पे कवर हो जाए। तो अभी हम इम्पोर्टेंट करंट इवेंट को देख लेते हैं, फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे मेंस से इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो है संतुलित दायरे में हो एआई का नियमन। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि मैंने कहा था आपको बार बार कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके जितने भी एडिटोरियल आते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एडिटोरियल आपको ये दैनिक जागरण में था, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको अपने नोट में शामिल कर लेना है और इस तरीके से पढ़ना है कि आपका मेंस का पर्पस पूरा हो। और मेंस को में एआई को किस आयाम में आपको पढ़ना है ये मैंने आपको पहले के वीडियो सेशन में बता दिया है। उन्हीं आयामों को ध्यान में रख के इस एडिटोरियल को आपको पढ़ना है और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है। अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं हो पाती चीज़ें, जिसका मतलब साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको कभी कभी दिक्कत आती है किसी आर्टिकल को समझने में। तो अगर आपको दिक्कत आती है तो थोड़ी देर रुक के उसको समझने की कोशिश करें। कुछ सर्च वाला टॉपिक आ जाता है तो सर्च कर लें, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें और अपना जो मेंस का जो पर्पस है उसके साथ में अपने आप को लिंक कर सकें। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो है लैंगिक समानता का फिसलता लक्ष्य। ये जो एडिटोरियल है, अभी हम जब देख रहे हैं नारी वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसमें महिलाओं को आरक्षण देने की बात हुई है, तो उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लैंगिक समानता का जो एक मुद्दा उठता है उसको लेके डिस्कस किया गया है और उसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट बताए गए कि कहाँ हम उसमें पीछे हैं। तो ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब एनालिटिकल वे में क्वेश्चन आएगा, जैसे कि महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है लेकिन लैंगिक समानता उनको सामाजिक तौर पे अभी भी नहीं मिल पा रही है, तो क्या ये विधेयक उस लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आपको एनालिटिकल वे के लिए आपको पक्ष भी जानना होते हैं तो विपक्ष भी जानने होते हैं, कुछ अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट जानना होते हैं तो कुछ नेगेटिव भी, तभी आप अपने आंसर को अच्छा वेटेज दे सकते हैं या अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के आर्टिकल भी आपको पढ़ने चाहिए या एडिटोरियल आपको पढ़ना चाहिए, ताकि जो आपकी जो थॉट है वो एनालिटिकल वे में डेवलप हो सके। आपके पास ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पक्ष लिखने के लिए तो बहुत सारे बिंदु हों लेकिन विपक्ष को लिखने के लिए बिंदु नहीं हो। तो आपको इस तरीके का एडिटोरियल भी पढ़ना है और अपने लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर हों तो निकाल लेनी है। अब एक जो हैंडबुक है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में पहले भी बात हुई थी, उनने अभी हैंडबुक निकाली लैंगिक संवेदनशीलता को लेके। ये जो हैंडबुक है इसमें जो लैंगिक एस्पेक्ट को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उनको लेके कुछ शब्दों के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसको कि चेंज करने की बात की गई है कि अभी हम ये शब्द यूज़ करते हैं कानून की भाषा में, अब हम इसको चेंज करके नया शब्द यूज़ करेंगे। ये जो आर्टिकल है पूरा ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था, जिसका ये हिंदी वर्जन है। आप इसको अच्छे से पढ़ना। इस हैंडबुक में बहुत सारे शब्द और वाक्यांश दिए हुए हैं। कुछ जब महिलाओं के एस्पेक्ट में अगर कुछ क्वेश्चन आता है वहाँ आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने हैंडबुक दी है उसमें कुछ शब्दों को हटाया गया है। जैसे यहाँ पे कुछ बताया गया है कि व्यभिचारिणी के स्थान पर महिला जो विवाहेतर यौन संबंधों में संलग्न है, इसी प्रकार अफेयर के लिए विवाह से बाहर का रिश्ता। इस तरीके से कुछ शब्दों को यहाँ पे चेंज किया गया है। ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ना और आप जहाँ पे भी महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या लैंगिक समानता या लैंगिक संवेदनशीलता से रिलेटेड, वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो एडिटोरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए वो एक्चुअल में एडिटोरियल नहीं है, वो अलग अलग न्यूज़पेपर्स से आपके लिए एक जगह पे जो डेटा प्रोटेक्शन बिल था उसकी कमियों को बताने के लिए और उसमें क्या कमियां हैं जिसकी वजह से वो पूरे एक्चुअल वे में नहीं आ पाएगा, उसको यहाँ पे बताया गया है। और ये किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नहीं है, अलग अलग जगह से पॉइंट्स कलेक्ट करके यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल है इसमें इसकी क्या कमियां हैं इसको यहाँ पे बताया गया है। फिर इसके जो प्रभाव होंगे वो भी बताए गए हैं। तो आपको ये पढ़ना है। इससे बहुत ज़्यादा आपको डेटा कलेक्ट करने के बारे में नहीं देखना, इससे आपको कॉन्सेप्ट बनाना है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल तो आ जाएगा, एक अच्छा एस्पेक्ट है, लेकिन इसकी क्या कमियां फिर भी रह जाएगी जो कि इस प्रोटेक्शन बिल से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और सूचना के अधिकार और जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसका जो टसल है, ये जो वर्सेस में आते हैं इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के आने से सूचना के अधिकार अधिनियम पे क्या प्रभाव पड़ेगा और गोपनीयता पे क्या प्रभाव पड़ता है, या जो हम निजता का अधिकार देखते हैं उस पे क्या प्रभाव। ये जो वर्सेस बनते हैं इनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि जो यूपीएससी मेंस है उसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो कॉन्ट्रास्ट चीज़ों पे को आधार बना के क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है और वहाँ पे आपको दोनों आयामों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो थी आज की करंट इवेंट्स जिसके बारे में हमको डिस्कस करना था। अब हम मेंस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। मेंस में जो आंसर राइटिंग की जब बात आती है कि हमको आंसर राइटिंग जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये तो हो गया कि हम करंट इवेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं और एक डेली की प्रोसेस है ये, क्योंकि कि हमको जब अपडेट रहना है तो करंट इवेंट को जानना ही है। क्योंकि आप जब देखेंगे कि किसी, जैसे हम आईआर में जाएं, आईआर में जब हम संबंधों की बात करते हैं तो हमको अगर उसका प्रीवियस भी जानना पड़ेगा, हमको कंटिन्यूअस में जो चल रहा है वो भी जानना पड़ेगा और उसका जो हाल बिल्कुल रिसेंट में जो चीज़ें हो रही है वो भी जाननी पड़ेगी, तभी हम अपने आंसर को एक परफेक्ट वे में लिख सकते हैं। सेम चीज़ होती है हिस्ट्री के साथ में, और एक और मेंस के साथ में एक और ये है कि जब आप करंट इवेंट के टच में रहते हैं तो आप क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस जैसे हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये हमको कब पता चलेगा, जब हम करंट इवेंट्स को पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अलग अलग जगह पे डिस्कशन देखते हैं, तो हमको पता चल गया कि एआई के बारे में अलग अलग मंचों पे भी बात हो रही है और पूरे ऑल ओवर इंडिया का ध्यान उसके ऊपर है। तो ये एक हिट टॉपिक हमको पता चल गया। अब हम हमारी तैयारी इस टॉपिक के ऊपर पूरे फोकस्ड वे में कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में किसी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई है तो उसका जो दायरा है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कोई योजना है जिसके बारे में एनालिटिकल कुछ आ गया है तो उसके बारे में हो जाता है। तो करंट इवेंट जो है, सबसे पहले तो हमको जो हमारा एक टॉपिक बनता है उसके बारे में करंट की जो हम एग्जाम्पल देंगे आंसर में उसमें मदद करेंगे। दूसरा, हमको क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करने में मदद करते हैं। तीसरा, हमको किसी भी टॉपिक को ओवरऑल एनालिटिकल वे भी प्रदान करते हैं। जैसे कोई भी एक्ट आया, एक अच्छा एक्ट है जो कि किसी, जैसे महिला संरक्षण विधेयक है, महिला आरक्षण विधेयक है, इसमें भी देखें हम तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, हाँ ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी क्या कमियां हैं, क्यों दिया जा रहा है, कारण क्या है, महिलाओं का अभी क्या स्टैंड रहता है, कहाँ पोजीशन है उनकी, उसके जो कॉन्ट्रास्ट में जो टॉपिक बनते हैं वो क्या आएंगे, ये सब आपको तब पता चलेंगे जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब। तो इसलिए भी करंट इवेंट बहुत ज़रूरी होता है। अब जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो आंसर राइटिंग के लिए आपको करंट इवेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना ही जितना कि हम हमारे आंसर में लिख सकें। आप देखते हैं कि आप बहुत सारी जगह से करंट इवेंट पढ़ते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है उनसे पढ़ते हैं, कोचिंग से नोट्स मिलते हैं, लेकिन क्या आप एक, मान लीजिए आपने एक दिन भर में आपका 2 पेज का 3 पेज का एक बना लिया चार्ट, ये करंट इवेंट है,
और 365 डेज में आपके पास में वो 1000 पेज के समथिंग में चार्ट कंप्लीट हो जाएगा आपके पास में। लेकिन क्या आप उसको वापस से रिटेन कर पाएंगे? और रिटेन भी कर लिया तो 1000 पेज मतलब कि आपके पास में शब्द कितने हो गए? और आपके पास में आपको आंसर लिखने के लिए 150 शब्द और 250 शब्द मिलते हैं, जिसमें आपको उसकी प्रस्तावना, उसका जो की भूमिका बनानी है, उसके सारे आयामों को कवर करना। आप क्वेश्चन देखना, नेचर ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन में 3-3 4-4 एस्पेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप उन पे मुश्किल से कितना लिख सकते हैं? 2 या 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट लिख लेंगे। इससे ज़्यादा आप किसी भी एस्पेक्ट पे नहीं लिख सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सिलेक्टेड करंट अफेयर पढ़ें। और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा करंट इवेंट हमको पढ़ना है और कौन सा हमको छोड़ देना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अपने आंसर्स जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं आंसर राइटिंग की, तो वहाँ पे ये देखना है कि मेरे को अपने आंसर में कौन सी करंट इवेंट का वेटेज सबसे ज़्यादा बनता है, उसी को अपने आंसर में लिखने की कोशिश करना है। जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपको, जब इनिशियल वे में है, तब आपको आंसर को बिल्कुल परफेक्ट टाइम फ्रेम में लिखने की बजाय बहुत सोच सोच के, जितना आपका दिमाग आप यूज़ कर सकते हैं उतना सोच के, चाहे आप आधे घंटे में एक आंसर लिखें या 1 घंटे में, लेकिन उसका सिस्टमेटिक वर्जन लाना बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग को हम कम कर लेंगे, लेकिन पहले हमारी सोच का दायरा उस तरीके से बनाना पड़ेगा। हमारी सोच उस तरह जा रही है या नहीं, हम हमारे क्वेश्चन को समझ पाते हैं या नहीं, हम हमारे क्वेश्चन को समझने के बाद में उसको करंट के साथ कैसे लिंक कर पा रहे हैं, करंट में हमने जो जो भी आयाम पढ़े हैं उनको हम कैसे हमारे आंसर में ला पा रहे हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। और ये आता सिर्फ प्रैक्टिस से है। और प्रैक्टिस भी कैसी? जब आप रुक के सोचेंगे, क्वेश्चन को जितने आयाम में सोच सकते हैं आप सोचने की कोशिश करें कि आप कितनी चीज़ों को लिंक कर पा रहे हैं अपने टॉपिक के साथ में, और कितने करंट इवेंट का एग्जाम्पल आप उसमें पुट कर पा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। और आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है आंसर राइटिंग की। और उसमें टाइम फ्रेम में ज़रूरी नहीं कि मेरे को 5 मिनट में एक आंसर लिखना है, 10 मिनट में एक आंसर लिखना ही है, क्योंकि मेंस में मेरे को ऐसा ही करना है। लेकिन जब आप बिगिनर्स हैं तब आपको ऐसा नहीं करना है। आपको चाहे आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, आप वीक में चाहे 3 क्वेश्चन लिखें, लेकिन आपको एक तो कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है और एक जो आपकी थॉट प्रोसेस बनानी है पहले। फिर कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जब वर्क करने लगेगा, तब आपको इतना टाइम सोचने में नहीं लगाना पड़ेगा कि इतना सोच सोच के आपको चीज़ें याद करनी है। तभी समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ इस तरीके से होगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जिसके बारे में मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी। ये थे आज के करंट इवेंट्स। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट करंट इवेंट के साथ में मिलेंगे। तब तक अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए और करंट इवेंट को रिवाइज करना कंटिन्यू रखिए ताकि आपको याद रहे वो चीज़ें। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।